सबसे पहले तो सर की जो टाइमिंग है मैंने उसको फॉलो किया। मॉर्निंग 4 बजे उठना, सबसे पहले पेड क्लास को ज्वाइन करना। बॉटनी की क्लास 5 बजे से स्टार्ट हो जाती थी रेगुलर। मैंने आपका क्लास ज्वाइन किया। तो आपने एक बात को नजर जरूर दिया होगा कि मैं हमेशा कहता कि व्हेनेवर आई एम टीचिंग, जब भी मैं पढ़ा रहा हूँ, चाहे वो कोई भी सेंटेंस या शब्द हो, तो उसको आप फील करो। टाइम टेबल से आपने ही बोला था कि पहले आप अपना एक शेड्यूल बनाइए घर के कामों के साथ। अड्डा से 2 साल से सर हो गया जुड़ाव। तो तो दो मतलब अगर कोई साल ख्याली पुलाव पका रहा है कि मैं आज तैयारी स्टार्ट करूं और 3-4 महीने में अपने, तो पॉसिबल नहीं है। नहीं। हेलो जी, नमस्कार, कैसे हैं आप? प्रणाम सर, हम ठीक है सर। ठीक हो आप? कैसा लग रहा है सिलेक्शन पाके? सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाइयां कि आपने इस बार बीपीएससी पीजीटी बॉटनी में आपने सिलेक्शन हासिल करी है। यस सर। हाँ जी। तो सबसे पहले तो आप इस सेशन के माध्यम से ये बताइए कि आप कहाँ से हैं, बिहार में कहाँ से हैं, और कैसे जुड़े आप अड्डा परिवार से, और कैसा रहा आपका सफर, आपकी तैयारी का पथ कैसा रहा, इसके बारे में हम आपकी जुबानी जानना चाहेंगे। ना बता। ये सर, मैं बिहार औरंगाबाद रफीगंज की हूँ। वहां से मेरा गांव का नाम फेस्टा है। ये मायके है और ससुराल गया में है, टेकारी अच्छा। गया में। और सबसे पहले अड्डा में यूट्यूब चैनल पे आप श्री शंकर सर का, मैंने वो यूट्यूब चैनल पे जूलॉजी और बॉटनी फिजिक्स केमिस्ट्री तीनों का रिकॉर्डिंग्स देखा, वीडियो देखा, लाइव वो क्लासेस मैंने ज्वाइन किया, फिर देखा। फिर रोज 8 बजे रात में सर आप आते थे, वो मैंने क्लास आपका देखा। बहुत कुछ सीखने को मिला सर उसमें। बेसिक ए टू जेड आप बेसिक से स्टार्ट किए। मेरा बेसिक बहुत कमजोर था क्योंकि स्टार्टिंग में उतना वो क्लासेस हम लोग कॉलेज में हुआ नहीं था। तो फिर वहां से फिर देखे, सीखे, समझे। बहुत कुछ सीखने को मिला और तो बहुत मतलब इंजॉय पहले किया आपके साथ। मतलब पहले आप अड्डा के पेड क्लासेस में नहीं, सबसे पहले आप यूट्यूब चैनल के माध्यम से जुड़े थे। यस सर। ओके। और यूट्यूब में उस और ये कब की बात है, बीपीएससी 2.0 से या 3.0 से? 1 से सर। अच्छा, वन तैयारी पॉइंट जीरो अच्छा, टीआरई 1 से ही तो आपने 1.0 2.0 दोनों एग्जामिनेशंस दिया था? 1 छूट गया था सर। मेरे फादर का वो तबीयत बिगड़ गया था, तो फिर इस वजह से हम हॉस्पिटल में अपने फादर के साथ थे। हम्म। 1 तो छूट गया और 2.0 सर दी एग्जाम। उसमें ओके। सिलेक्शन नहीं हो पाया था 2 मार्क्स के लिए। उसके बाद 3.0 जुड़ करके फिर उसमें सर वो क्वालिफाइड हुए। तो तो 3.0 में सबसे आपने ज्यादा पेड। अचीवमेंट आपको जाता है क्योंकि सर वो रेगुलर क्लास में आपका वो मॉर्निंग में भी आप 5 बजे पढ़ाते थे बॉटनी क्लास, जूलॉजी का 10 बजे से, केमिस्ट्री का 1 बजे से। तो सर उसमें वो रेगुलर क्लास किए और बहुत कुछ सीखने को मिला, बेसिक। तो बहुत कुछ सर, अभी भी हम रेगुलर क्लास आपका हम देखते रहते हैं। अच्छा। तो मैं ये जानना चाहूंगा, इनफैक्ट आपके जुबानी पूरे दर्शक जानना चाहेंगे जो अभी 4.0 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, कि लगातार, मतलब जो आपने बताया कि 1.0 आपकी छूट गई थी आपके पिता की तबीयत की वजह से, उसके बाद फिर 2.0 में आपने पूरी कोशिश करी, कहीं ना कहीं शायद कोई कमी रह गई होगी जिसका अंदाजा आपको लग गया, और उसके लिए फिर आपने 3.0 में बेतोड़ मेहनत करी। 3.0 में आप पेड क्लासेस से जुड़े थे हमसे? यस सर। ओके। ये सर 2.0 में रेगुलर क्लास में, फिर वो पेड क्लास में जुड़े। और उसके बाद फिर सर उसका बहुत कुछ उसमें अचीवमेंट किए, जूलॉजी का भी, केमिस्ट्री का भी, रिकॉर्डेड भी बहुत सारा आपका पीडीएफ भी डाला हुआ रहता है बहुत सारा। वो फिर रेगुलर उसको मॉर्निंग में रिवीजन किए। रिवीजन करके उसके बाद फिर अपने जो नोट्स था वो फिर देखे। नोट्स पे भी फिर रेगुलर उस पर फोकस करके आप बोलते थे सुबह सुबह पढ़ाई करो, मॉर्निंग में क्लास जरूर अटेंड करो। उससे बच्चे हम लोग का माइंड शार्प रहता है, कंसंट्रेशन पावर उसमें, गेनिंग एनर्जी सबसे ज्यादा बनता है। तो सर वो रेगुलर हम क्लास किए आपका। उसके बाद सर बहुत अच्छा हुआ कि वो मेमोरी में मेरा एग्जाम फिट होते चला गया और एग्जाम में जो भी आया प्रश्न उसका जवाब सर बहुत इजीली दे पाए। तो अब सफलता को हासिल करके आपको और आपके परिवार को कैसा लग रहा है? मैं हाँ आपके मेरे इस खुशी के बारे में भी जानना चाहूंगा। सब इनफैक्ट आप तो खुश होंगे, लेकिन आपसे जुड़े जो सदस्य होंगे आपके परिवार के, आपके सगे संबंधी, वो भी तो बहुत खुश होंगे। सर सबसे पहले तो वो ग्रुप जो है DSSB में, सबसे ज्यादा वो उन लोगों को थैंक्स। हम्म। उधर से बहुत सारे कांग्रेचुलेशन है। फैमिली में मेरे फादर बहुत खुश है, मेरे बड़े भैया बहुत खुश हैं। अभी हम्म। सर हम एजुकेशन से पीएचडी कर रहे हैं। तो अच्छा। वहां से भी बहुत सारा वो मेरे कलीग्स लोग, मेरे सीनियर, मेरे टीचर्स जो भी मेरे गाइड हैं, को गाइड हैं, तो वहां से बहुत सब लोग
मेरी कुल फैमिली से भी तो बहुत कुल लोग मिला के बहुत। एक सुख की अनुभूति लगातार इस कठिन परिश्रम के बाद जो मिल रहा है, वो उसकी अनुभूति तो अलग ही है। यस सर। नमिता, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि जब आप जुड़े अड्डा परिवार से, अड्डा परिवार से जुड़ने के बाद आप हमसे भी जुड़े पेड क्लासेस में, जो मैंने कहा उसको आपने फॉलो भी किया, मैंने जो कहा वो आपने फॉलो किया, ठीक बात है, लेकिन आपकी शेड्यूल क्या रही? क्योंकि मैं मानता हूं कि एक सक्सेसफुल स्टूडेंट ही अपने यस रास्ते को अगर बता दे आगे वाले अभ्यर्थियों के लिए, तो उससे बेहतर कोई शेड्यूल नहीं बन सकता। अदरवाइज सारे बच्चों का एक सीधा साधा प्रश्न रहता है कि सर क्या शेड्यूल फॉलो करें जिससे हमारी सिलेक्शन हो जाए। तो मैं तो हमेशा कहता हूं कि देखिए, कोई भी शेड्यूल आप बना लो, वो कभी आपको सिलेक्शन नहीं दिलाएगी। बस फोकस इतना रहे कि हाँ, जितना भी पढ़े मन से पढ़े और पूरा पढ़ें, इंटरेस्ट के साथ पढ़ें। अगर इंटरेस्ट के साथ आप पढ़ते हो, मतलब वेनेवर, आपने एक बात हमेशा मेरे क्लासेस में सुना होगा, अगर आप लगातार जैसे कि आपने कहा कि आपकी अटेंडेंस हमेशा रेगुलर रहती थी, चाहे सुबह में क्लास हो, दोपहर में या रात में, तो आपने एक बात को नजर जरूर दिया होगा कि मैं हमेशा कहता कि वेनेवर आई एम टीचिंग, जब भी मैं पढ़ा रहा हूं, चाहे वो कोई भी सेंटेंस या शब्द हो, तो उसको आप फील करो। आपके ब्रेन के पास इतनी कैपेसिटी होती है कि आपने अपने जीवन में जो कुछ देखा है, उसकी अनुभूति वो साइंस के इस विषय के माध्यम से आपको करा सकता है। विज्ञान है क्या? फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी इस नेचर की ही उन विभूतियों को देखने का एक बेहतर प्रयास है। मॉडिफाइड ज्ञान है ये, विज्ञान है ये। तो सर। मैं, ये तो मेरा तरीका था पढ़ाने का। आपने सारे कंटेंट को, जैसे मैं कोई भी एक पर्टिकुलर चैप्टर के माध्यम से आप समझा सकते हो बच्चों को कि whenever it came to botany, क्योंकि जुओलॉजी और बॉटनी की जब चयन की बात आती है, तो मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स जुओलॉजी का चयन करते हैं और पादप विज्ञान का चयन नहीं करते। तो बॉटनी में स्टूडेंट्स बहुत कम भी आते हैं कंपैरेटिव टू जुओलॉजी। लेकिन इस बार फिर भी देखा गया कि बॉटनी में कैटेगरी वाइज थोड़ी कट ऑफ हाई गई थी। तो बॉटनी में एक स्टूडेंट का अप्रोच क्या होना चाहिए? क्योंकि अब आप एक सक्सेसफुल स्टूडेंट हो बॉटनी के, तो आप एक बार बच्चों को ये बताइए कि बॉटनी लेके अगर आप पढ़ रहे हैं, तो स्पेशली पीजीटी बॉटनी स्टूडेंट्स का क्या अप्रोच होना चाहिए व्हेन इट कम्स टू सिलेबस, व्हेन इट कम्स टू गिविंग टाइम। जब समय देने की बात हो, तो एक दिन में कितना समय निकाल सकते हैं? उसके बाद मुझे इसके बारे में भी बताइएगा कि बहुत लोग वर्किंग वुमेन होते हैं, सब हाउस वाइफ ही नहीं होते, या फिर सब नॉर्मल गर्ल एस्पिरेंट्स ही नहीं होते। मेजॉरिटी ऑफ पीपल पीजीटी के जो एग्जामिनेशंस दे रहे होते हैं, वो या तो किसी कार्य में कार्यरत होते हैं, या कहीं स्कूल में बतौर टीचर 6 to 8 में पढ़ा रहे होते हैं, या फिर किसी न किसी पर्टिकुलर वर्क में एंगेज होते हैं। तो उनके लिए क्या होना चाहिए? स्टडी शेड्यूल कैसे मैनेज करें वो? और सबसे आप भी पहले बताइएगा तो कि क्या आप किसी वर्क के साथ एंगेज थे ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन, या फिर टोटली आपने अपना पूरा योगदान प्रिपरेशन पर ही दिया? बताइए आप। सबसे पहले तो सर की जो टाइमिंग है मैंने उसको फॉलो किया। मॉर्निंग 4 बजे उठना, सबसे पहले पेड क्लास को ज्वाइन करना। बॉटनी की क्लास 5 बजे से स्टार्ट हो जाती थी रेगुलर। मैंने आपका क्लास ज्वाइन किया। टाइम टेबल सर आपने ही बोला था कि पहले आप अपना एक शेड्यूल बनाइए घर के कामों के साथ। तो उस समय तो सर हम जॉब नहीं कर रहे थे, बट उसके बाद फिर वो फरवरी में एक यूनिवर्सिटी, साइन आर्ट यूनिवर्सिटी, उससे मैंने जुड़ा वहां पे एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर। वाह। इंटीग्रेटेड कोर्स बीएड क्लास लिया, एमएड क्लास लिया, बीएससी बीएड इंटीग्रेटेड कोर्स बॉटनी की भी मैंने क्लास ली। और सर आपके सारे जितने भी कंटेंट है मैंने स्टूडेंट को जाके वही सेम एकदम छाप दिया सर। बोर्ड में डायग्राम के साथ जैसे आप पढ़ाते वैसे ही बता दिए। और बेसिक इन्वायरमेंट से सब लोग जुड़े। पेड़ पौधा कैसे वो सांस ले रहे हैं, कैसे वो अपना फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, सर आप इन्वायरमेंट से कनेक्ट करके बच्चों को बता बोलते थे, हम लोगों को सिखाते थे कि बच्चों को फील करवाएं, इंटरेस्ट लेवाएं। तो सबसे पहले उनको इन्वायरमेंट से जोड़ना पड़ेगा। बच्चों को इन्वायरमेंट से लेबोरेटरी में ले जा करके, फिर नेचुरल बिल्ड जो भी है एकदम नेचर से जोड़ करके बच्चों को वहां से ज्यादा उन लोग की ऑब्जर्वेशन पावर, मतलब बढ़ती ऑब्जर्व करके लोग फील करेंगे। उसके बाद वो उन सब चीजों को ज्यादा से ज्यादा समझेंगे। क्योंकि आपने बोला सर कि बॉटनी में सही है कि स्टूडेंट लोग बहुत कम आते हैं, जूलॉजी में सबका इंटरेस्ट ज्यादा रहता है। तो उसके लिए सब सबसे अच्छा है कि इनको प्रैक्टिकल
फील्ड में छोड़ देना चाहिए बच्चों को, खास करके क्लास 6 से लेकर के 12 तक के बच्चों को वहां जा करके वो फ्लावर से देखे समझे। सर वो सबसे बढ़िया उनके लिए लेबोरेटरी एज ए फील्ड वर्क सबसे बेस्ट होता है, रिसर्च करे वहां जाकर के बच्चे, तो वहां जो पे सर मैंने बहुत। प्लांट एनाटॉमी और मॉर्फोलॉजी पढ़ाते हुए कहा था कि जब पत्तियों को आप पढ़ रहे हैं, सिंपल और कंपाउंड और अलग अलग वेनेशंस को पढ़ रहे हैं, तो आप अपने इर्द गिर्द बागीचे में या चलते फिरते रास्ते में भी यस इसकी सर। पहचान कर सकते हैं। बिल्कुल, ये यस। बहुत सही तरीका रहेगा। आपका शेड्यूल क्या था, मतलब आप जब एंगेज थे तो आप कितना समय दे पा रहे थे? तो लगभग वो 4 घंटा हम कॉलेज के बाद 4 घंटा हम दे लेते, मॉर्निंग में 2 2 आवर्स, उसके बाद फिर कॉलेज, कॉलेज के बाद आना, उसके बाद फिर कुछ रेस्ट करके फिर आपके जो भी रिकॉर्डेड था क्लासेस वो सब देखते तो थे, क्या उसके मैं बाद ये अपना मानूं कॉपी। कि अगर आप एक पीजीटी बॉटनी के एस्पिरेंट हैं तो डेडिकेटेड मेहनत कुछ महीनों की तो लगेगी ही लगेगी? सर ये साल की मेहनत है सर, आपसे 2 साल से जुड़े हैं, अड्डा से 2 साल से सर हो गया जुड़ाव, तो तो दो मतलब अगर कोई ख्याली साल पुलाव पका रहा है कि मैं आज तैयारी स्टार्ट करूं और 3 4 महीने पॉसिबल में नहीं। अपने, तो पॉसिबल नहीं है। नहीं। क्योंकि मैं मानता हूं कि जब आप पीजीटी फैकल्टी आप बनते हैं, जब आप 11वीं 12वीं के स्टूडेंट्स को पढ़ाने जा रहे हैं, तो ये वो बच्चे होंगे जो कल के दिन में देश के लिए इंजीनियर या डॉक्टर बनते हैं, तो उनका आधार आपको सेट करना है। तो जो आधार आपने सेट करना है, उसके पहले आधार आपका सही होना बहुत जरूरी है। तो यस, इसके लिए सब्जेक्ट आपकी नॉलेज। बेसिक्स बहुत जरूरी है। मैं हमेशा से नॉलेज। कहता आया हूं कि एनसीईआरटी के अगर करिकुलम को देखो तो उसके पीछे काफी बड़े बड़े लोग, दिग्गज लोग उसके रिसर्च, उसके डेवलपिंग में जुड़े हुए हैं। तो आप उसे पढ़िए, उससे बेसिक आपका निकल के आएगा। और एनसीईआरटी की लाइंस अपने आप में किताबें हैं, तो उनको समझना जरूरी है। तो मैं ये मान लूं कि आपकी ये जो परिश्रम की पथ रही, उसमें ऑन एन एवरेज आपने 4 से 5 घंटे अपने विषय पीजीटी बॉटनी को रोजाना दिया यस सर। दिया कॉलेज के साथ, घर के काम के साथ और प्लस कॉलेज के साथ। मतलब अगर एक बच्चा आज से अपने प्रिपरेशन को स्टार्ट करता है, तो मान ले कि वो 1 साल में अगर 0 से स्टार्ट करता है, तो 1 साल में अगर वो 4 आवर्स ऑन एन एवरेज भी दे अपने बॉटनी सब्जेक्ट को, तो वो आराम से 4.0 नहीं तो 5.0 में पीजीटी बॉटनी में अपनी सीट ले ही लेगा। जैसे बेसिक नॉलेज, सब्जेक्ट नॉलेज प्योर होना चाहिए विद एक्सपेरिमेंट के साथ। ठीक है। और यस। अगर कोई ऐसा बच्चा हो जिसने अभी जस्ट बीएसटेट पास किया है, उसके लिए पहली बार टीआरई की एग्जामिनेशन हो, वो हाउसवाइफ नहीं है, ही और शी इज जस्ट अ नॉर्मल स्टूडेंट, एक नॉर्मल स्टूडेंट है, तो उसके लिए आपके कुछ शब्द? सर आई थिंक उनके लिए तो काफी वो नॉलेज गेन करके वो करंट अभी पास आउट होंगे, तो उनको 7 से 8 महीना एनफ है उनके लिए। और वो टेस्ट सीरीज, वो आपका जो वो अड्डा का चैनल और आपका जो टेस्ट सीरीज रहता है, उसको टेस्ट सीरीज को लगाए, प्रीवियस क्वेश्चन जितने हैं सर उसको सॉल्व करे, एनफ है उनके लिए। फिर 6 से 7 महीना एनफ है। जो रेगुलर ग्रेट। बच्चे हैं सर, वो कंटिन्यूटी जो उनकी पढ़ाई टूटी नहीं है। मेरी तो सर 12 साल पहले पीजी की है, 12 12 साल पहले, तो सर कंटिन्यूटी मेरे लाइफ में बहुत ही टूट गया था, जिसकी वजह से हमको 2 साल लग गया। और जो तो कंटिन्यू बच्चे पढ़ के आ रहे, करंट जो पास आउट है, पीजी जो करके पास आउट है, उनके लिए 6 महीना एनफ है सर। 6 महीने अलग है, और टेस्ट मतलब। सीरीज। हाँ, मतलब आपने तो मतलब बीच में आप कह रहे हो कि 12 साल पहले आपने ये यस। पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया था, यस। तो आपने तो मतलब काफी समय बाद अपने विषय को फिर से फोकस करके पढ़ना यस स्टार्ट सर, किया, बीच इसलिए में। यस शायद सर। 1 1.5 साल 2 साल आपको लग गए। मतलब अगर फ्रेशर है तो वो 6 महीने में निपटा देंगे। यस सर। बिल्कुल, ये बात आपकी बिल्कुल जायज है कि जो अभी जस्ट ग्रेजुएट्स हैं या पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं, जो अगर 9 10 के एग्जामिनेशन को देने जा रहे हैं या फिर 11 12 वाले वर्ग के एग्जामिनेशन को देने जा रहे हैं, तो जो जस्ट अभी फ्रेश पास आउट्स हैं, उनके पास तो पूरा ज्ञान है, बस उनको ब्रशअप चाहिए होता है और वहां से वो नौकरी बिल्कुल ले सकते हैं। तो नमिता, आपको बहुत बहुत बधाई इस जी। सक्सेस पर। और अगर हमारी टीम पटना आती है तो बिल्कुल हमारा आप सबसे मिलने का प्रयास रहेगा, और आपका भी बहुत बहुत स्वागत रहेगा कि आप जी। वहां आए, हमसे मिलें। और कभी आपका अगर मन हो तो आप यस। हमेशा स्वागत है आपका, आप अड्डा 24/7 परिवार के साथ आइए, मिलिए, जुड़िए, और सेलिब्रेशंस में आपका हमेशा स्वागत रहेगा। थैंक यू सर, थैंक यू थैंक सर। यू।